नमस्कार। त्रिकोणमितीय अनुपात भाग 1 में मैं आज आपको त्रिकोणमिति की प्रारंभिक जानकारी, इसका बेस क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, ये क्लियर करने का प्रयास करूँगा। ये कक्षा 10 में अपने इसकी 3 अध्याय हैं जिनमें अलग अलग से है वो क्वेश्चन है वो अपने को परीक्षा में आएंगे। तो इसमें सबसे पहला है त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका भाग 1। त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति किसको कहते हैं? तो अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों ट्राई जिसका अर्थ है 3 और गोन जिसका अर्थ है भुजा और मैटर्न जिसका अर्थ है माप से हुई है। वस्तुतः त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति हिंदी में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ट्राई का मतलब है 3, गोन का मतलब भुजा और मैटर्न जिसका अर्थ है माप से हुई है। तो इसके अंदर त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच में संबंधों का हम अध्ययन करेंगे। वो कैसे करेंगे उसका आगे हम विस्तार से वो जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंदर क्या है कि ये बहुत पुराने समय में या प्राचीन काल के जो खगोलविद थे वो त्रिकोणमिति का उपयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां मापने में करते थे। आज भी इसका उपयोग इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान में किया जाता है। यानी त्रिकोणमिति की सहायता से ही जो पृथ्वी से तारे या ग्रह इतनी दूरी पर हैं तो इनकी दूरियां मापने में, इंजीनियरिंग में और फिजिक्स में यानी भौतिक विज्ञान में है, इनका उपयोग प्रयोग जो भी है वो किया जाता रहा है। तो त्रिकोणमिति को समझने के लिए कि इसका बेस क्या है, सबसे पहले ऊपर जैसा मैंने आपने बताया था कि इसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच में संबंध है वो उसका अध्ययन करना है। तो त्रिकोणमिति के लिए सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय को समझते हैं, वो समझनी बहुत ज़रूरी है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या थी उसका हमें पता है, हम कक्षा 9 से पढ़ते आए हैं। और पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन है वो अलग अलग अध्यायों में अपने आते हैं। तो जैसे ये एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये एक स्पेशल समकोण त्रिभुज है जिसमें ये निशान है वो 90 डिग्री का होता है हमेशा। कहीं पर भी ऐसा हमें निशान मिले तो उसको हम समकोण मानेंगे। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसके अंदर भुजाएं तो इसमें 3 ही होती है। तो इसके अंदर स्पेशल इन भुजाओं के नाम हैं। समकोण के जो सामने की भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं, और समकोण के एक साथ में और एक ऊपर ऐसे जो लंब है 90 का कोण जहाँ बनाती है वो लंब होता है और एक आधार होता है। इसमें अगर मैं ये थीटा कोण लेता हूँ तो ये आधार मानेंगे, और अगर मैं इस कोण को लेता हूँ तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय को हम समझते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय वास्तव में क्या होती है। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग, समकोण बनाने वाली, ये समकोण इधर से बन रहा है और इधर भी बन रहा है, तो ये जो समकोण बनाने वाली ये दोनों भुजाएं हैं इनका हम वर्गों का योग कर लें तो वो क्या होता है, त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें हमें दोनों ही लिख सकते हैं, पहले लंब स्क्वायर लिख दो फिर आधार लिख दो, या पहले आधार लिख दो फिर लंब लिख दो, कोई भी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों मैंने क्यों लिखे हैं, क्योंकि आगे जा कर के चल कर के हम अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ तो ये आधार बनेगा, और अगर मैं ये कोण न्यून कोण लेता हूँ तो ये आधार बन जाएगा। वो आगे सवाल की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर AC
भुजा ए से सी, समकोण के जो सामने की भुजा है वो कर्ण होती है हमेशा, चाहे आधार कोई भी हो लंब कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो समकोण के सामने की भुजा है। तो कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार ए बी स्क्वायर प्लस लंब बी सी स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, ए बी आधार है, बी सी लंब है और ए सी कर्ण है। दूसरे शब्दों में अगर अपन कहें कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं जो भी रह गई, ये लंब और आधार, या ये आधार ये लंब कोई भी हो सकता है, ये दोनों भुजाएं हैं, इनकी जो लंबाई है उसका वर्ग कर लें दोनों का अलग अलग, फिर इनको जोड़ दें और इधर हम कर्ण का वर्ग कर लें, तो इन दोनों के वर्गों का योग कर्ण अकेले के वर्ग के बराबर होता है। यानी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, अलग अलग वर्ग करें इन दोनों भुजाओं को, आधार का भी वर्ग कर लें लंब का भी वर्ग कर लें और इनको जोड़ दें, तो जो जोड़ आता है ना वो कर्ण के वर्ग के बराबर आता है। और जो समकोण के सामने की भुजा होती है वह कर्ण कहलाती है। और इस प्रमेय की सहायता से यदि हमें दो भुजाओं की माप ज्ञात हो तो तीसरी भुजा की माप हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर पुनः मैं आपको बता दूं कि त्रिकोणमिति के अंदर समकोण त्रिभुज का बहुत बड़ा रोल है, इसका बहुत ही महत्व है, इसके इर्द गिर्द ही ये त्रिकोणमिति है वो सारी टिकी हुई है। त्रिभुज वैसे बहुत प्रकार के होते हैं, तीन भुजाओं के आधार पर होते हैं, तीन कोणों के आधार पर होते हैं, पर त्रिकोणमिति के अंदर सिर्फ उसी त्रिभुज के बारे में पढ़ा जाएगा जिसमें कर्ण हो लंब हो आधार हो और एक कोण समकोण हो, यानी एक कोण 90 डिग्री का हो। समकोण त्रिभुज ही इसके अंदर हमने लेना है। अब यहाँ पर क्या है, ये जैसे एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, तो समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाओं के नाम होते हैं। तो यहाँ नंबर 1 ए बी, ये ए बी है, ये क्या है आधार है जिसे आसन भुजा कहते हैं। बी सी लंब जिसे सम्मुख भुजा भी कहते हैं, ये बी सी क्या हो गया लंब, और ए सी इसमें हो गया कर्ण। तो समकोण के सामने की भुजा, कर्ण क्या होता है, समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, ये भी यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। तो इस समकोण त्रिभुज को हमें अच्छी तरह से याद कर लेना है। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब इसके अंदर अपने क्या करेंगे, दो भुजा दी हुई है तो तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, मैं इसके अलग अलग एग्जाम्पल देकर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसको आप अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि आगे चलकर हमारा जो समकोण त्रिभुज है वही ट्रिग्नोमेट्री का बेस है, यही आधार है। जैसे चित्र 1 में यदि लंब 6 सेमी और आधार 8 सेमी हो तो कर्ण कितना होगा, ये आधार दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है, कर्ण में याद करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं मान रखूँगा कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू 6 छिक्के 36 प्लस का प्लस 8 आठे 64, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और 64 हो गए हमारे 100। जब मैं यहाँ पर कर्ण ज्ञात करता हूँ यानी ये स्क्वायर हटाता हूँ तो जो आगे वाले जो भी संख्या है उसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। 100 के 2 टुकड़े 10 गुणा 10 होते हैं, वैसे तो इसके और भी होते हैं पर अपने बड़े टुकड़े कर लें तो वर्गमूल में हमें पता है कि अंदर दो राशियाँ या दो संख्याएं एक जैसी हो तो एक राशि बाहर आने पर अंडर रूट है वो हट जाता है। तो यहाँ पर हमें कर्ण कितना प्राप्त हो गया, 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर भी मैंने इसको भी आपने ध्यान रखना है, कर्ण के ब्रैकेट में k लिखा है, आधार के ब्रैकेट में a लिखा है और लंब के ब्रैकेट में l लिखा है, इसको भी अपने थोड़ा सा ध्यान दे लेना है। विस्तार से मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। अब इसमें हमने चित्र 1 में
कर्ण ज्ञात किया जब लंब और आधार दिया हुआ था। अब चित्र 2 में हम क्या करते हैं कि यदि कर्ण 10 सेमी है, लंब 6 सेमी है, तो आधार कितना होगा। यहाँ पर भी मैंने कर्ण के ब्रैकेट में k लिखा है, लंब के ब्रैकेट में l लिखा है और आधार के साथ ब्रैकेट में a लिखा है। इसका क्यों लिखा है, क्या कारण है, इसकी जानकारी आपको आगे मिलेगी। थोड़ा अपने याद कर लें कि कर्ण को k कहेंगे, आधार को a कहेंगे और लंब को l कहेंगे। अब इस चित्र के अंदर हमें क्या है, क्या दिया हुआ है कि कर्ण दे दिया 10 सेंटीमीटर, लंब भी दे दिया, आधार हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमें केवल जो मुख्य सूत्र है वही याद रखना है, क्योंकि एक सूत्र के अंदर जितनी भी बातें होती है उसके उतने ही सूत्र बन जाते हैं और वो हमें फिर बाद में क्या है, परेशान करते हैं। इसलिए हमें परेशान नहीं होना है, ज़्यादा सूत्र याद नहीं करने हैं, क्योंकि इसके भी जब कर्ण स्क्वायर में हटाता हूँ तो इसके अंडर रूट आ जाता है, तो ये लगभग 6-7 सूत्र है वो इसके बन जाएंगे। तो हमें इस पचड़े में नहीं पढ़ना है, हमें जो मुख्य सूत्र है, मुख्य सूत्र हमारा क्या था, पाइथागोरस प्रमेय क्या थी कि कर्ण का वर्ग, हमें पता है समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के, यानी अलग अलग आधार का वर्ग और लंब का वर्ग निकाल करके इनको जोड़ेंगे तो वो कर्ण के वर्ग के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम मुख्य सूत्र ही लिखेंगे। मुख्य सूत्र लिखने का हमें ये फायदा है कि हमें ज़्यादा सूत्र है वो रटने नहीं पड़ेंगे और न ही हम रटने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। जो मान हमें दिया हुआ है वो हम इस सूत्र के अंदर लिख देते हैं और फिर समीकरण की सहायता से हम वो क्वेश्चन को आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कर्ण 10 दिया हुआ है तो 10 का होल स्क्वायर या 10 का वर्ग हो गया बराबर आधार का आधार स्क्वायर लिख लिया, ये ज्ञात करना है। प्लस लंब दिया हुआ है 6 तो 6 का होल स्क्वायर, आपको आगे इसको हल करना है। 10 ढाई 100 बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का प्लस 6 छिके 36। अब समीकरण क्या कहती है कि जब हम दाएं से बाएं या बाएं से दाएं ले जाते हैं तो उन संख्याओं के वो चिन्ह है वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर 36 प्लस का है, मैं इसको इधर ले आया तो ये माइनस का हो गया, आधार इधर था और इधर ही हमें रख लेते हैं। 100 में से जब मैं 36 घटाऊंगा तो 64 बराबर आधार स्क्वायर, या जब मैं इसको आधार करूंगा ये स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके आगे अंडर रूट लग जाएगा। 64 के 2 टुकड़े 8 गुणा 8 होते हैं अंदर, और इन दोनों में से एक हम 8 बार ले लेते हैं तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो हमें यहाँ आधार कितना प्राप्त हो गया, 8 सेंटीमीटर। तो ऊपर वाले पहले में मैंने कर्ण ज्ञात किया, दूसरे में मैंने आधार ज्ञात किया। तीनों मान मैंने है वो 10, 6, 8 ही लिए हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब तीसरे चित्र में क्या करना है, इसमें क्या कहता है, तीसरे में ये कहता है कि यहाँ पर कर्ण 10 सेमी है, आधार 8 सेमी है, तो लंब ज्ञात करो। लंब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि लंब कितना हुआ। हमारा वही मुख्य सूत्र कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग 10 स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण का मान 10 दिया हुआ है और आधार 8 दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो 10 10 से 100, 8 8 64, और ये लंब स्क्वायर है क्योंकि हमें यहाँ पर लंब ज्ञात करना है तो यही हम यहाँ पर रख लेंगे। इसके बाद में मैं 64 को समीकरण के रूल से, समीकरण के नियम से इधर ले आऊँगा, तो 64 इस साइड में जो पड़ा है वो प्लस का है, इस साइड में मैं लाऊंगा तो निशान चेंज हो जाएगा, ये माइनस का हो गया यहाँ पर, और ये 64 घटाऊंगा मैं 100 में से तो 36 बराबर लंब स्क्वायर। ऊपर वाले की तरह ही जब मैं यहाँ पर लंब लिखता हूँ, स्क्वायर हटाता हूँ तो आगे वाली रकम पर रूट लग जाता है। 36 को मैंने यहाँ लिख लिया 6 गुणा 6, तो 1 छिक्का बार आ गया, तो लंबाई 6 सेमी। यहाँ पर लंबाई कितनी प्राप्त हो गई मुझे, 6 सेंटीमीटर लंबाई है वो प्राप्त हो गई है। तो ये जो मैंने यहाँ पर 6, 8, 10 राशियाँ ली थी, 6,
8 और 10। ये पाइथागोरियन ट्रिक है। ये जो संख्याएं हैं ये क्या है, इसे पाइथागोरियन ट्रिक भी कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। आप इस भुजा का वर्ग कर लीजिए तो 10 का वर्ग होता है 100। अन्य दो भुजाओं के वर्गों का, अन्य दो भुजाएं यहाँ 6 और 8 है, तो 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 64 और 36 कितने हो गए 100, तो 100 बराबर 100। यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही हमारी क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। अब यहाँ पर भी इस चित्र में भी मैंने क्या है, कर्ण के ब्रैकेट में k लिखा है, लंब के ब्रैकेट में साथ में l लिखा है और आधार के साथ में a लिखा है। यहाँ l a k लिखा है, इसका विशेष स्थान है। इसकी जानकारी हमें आगे आने वाले वीडियो में प्राप्त करेंगे कि इनका स्थान क्या है, ये क्यों लिखे हैं और ये आगे जा कर के हमारे क्या काम आने वाले हैं। इसकी जानकारी है वो अलग से आपको एक बार थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिया गया है कि कर्ण को k कहेंगे, लंब को l कहेंगे और आधार को a कहेंगे। ये हमारा एक देसी फार्मूला है, हम आगे इसको तैयार करेंगे। इस l और a की और k की क्या भूमिका होगी, क्या सूत्र हम याद करेंगे, क्या ट्रिक अपनाएंगे जिससे हमें क्या है त्रिकोणमिति है वो आसान हो जाए, और ऐसी आसान हो जाए कि हम कोई भी क्वेश्चन है वो परीक्षा में गलत नहीं करें, बिल्कुल इसका सही उत्तर दे सके। तो यहाँ पर मैं पुनः आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये भाग मैं लंबा नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारी बातें एक साथ बताने पर है वो हमें याद नहीं रहती है। तो त्रिकोणमिति के अंदर समकोण त्रिभुज का विशेष महत्व होगा। जो समकोण के सामने की भुजा होगी वो कर्ण होगी, जिसको k कहेंगे। और आगे जाकर के इसमें अगर मैं इस कोण को थीटा मानता हूँ, इस कोण को थीटा लेता हूँ तो ये आधार होगा, और अगर मैं इस कोण को थीटा लेता हूँ तो ये आधार हो जाएगा। वो सवाल की प्रकृति कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि कौन सा कोण है, वो थीटा है या न्यून कोण है। तो समकोण त्रिभुज हमेशा याद रखना है, कर्ण को k, लंब को l और आधार को a। और पाइथागोरस प्रमेय भी हमें याद रखनी है। वो क्या है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यहाँ पर मैंने आपको समझा भी दिया है कि सबसे बड़ी भुजा 10, 10 का वर्ग 100, अन्य दो भुजाएं 6 और 8, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 64 और 36 को जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा। और बड़ी भुजा का वर्ग 10 का वर्ग भी 100 है, तो 100 बराबर 100। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय वो लागू हो गई है। समकोण त्रिभुज होगा, समकोण के सामने की जो भुजा है वो हमेशा कर्ण कहलाएगी। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी, ये हमें इसके अंदर अवश्य ध्यान रखना है। और ये जो मुख्य फार्मूला है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमें सूत्र को रटना नहीं है, यही मुख्य सूत्र है। पाइथागोरस प्रमेय भी यही कहती है कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मुख्य सूत्र हम याद रखेंगे। दो अगर बातें हमें दी हुई है, कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो हम लंब है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने बड़ी आसान सरल तरीके से है वो तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल दे करके कि दो भुजाएं दी हुई है तो तीसरी भुजा का मान है वो हमें कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात करके अलग अलग बता दिया है। थोड़ा सा इसमें समीकरण का रूल है वो भी हम ध्यान देंगे, वो भी पढ़ लेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पर कर्ण का वर्ग किया है तो कर्ण का मान 10 था, 10 रख दिया। आधार है, आधार की जगह 8 था, 8 का स्क्वायर कर दिया। लंब में ज्ञात करना है तो एक बार मैं लंब का स्क्वायर है वही रखूँगा। फिर मैंने इसको वर्ग का मतलब होता है 10 की घात 2 का मतलब है 10 गुणा 10, तो 10 10 से 100, 8 8 64। यहाँ पुनः ध्यान दे लें
कि 8 की स्क्वायर का मतलब है 8 गुणा 8। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये हमें ध्यान में रखनी है। वर्ग में उस संख्या को उसी से गुणा किया जाता है, तो 64। इस 64 को जब मैं इस साइड में लाऊंगा, बराबर वाली इस साइड में लाऊंगा, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा, तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर ये प्लस का है। तो अब 100 में से 64 घटाऊंगा तो 36 बचेंगे। ये बराबर अभी हमारा लंब स्क्वायर ही चल रहा है। यहाँ पर ध्यान देने में कुछ बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। 36 के 2 टुकड़े जब मैं करूँगा तो 6 गुणा 6 हो जाएंगे, यानी लंब बराबर 6 गुणा 6। यानी इस 36 के ऊपर अंडर कब लगेगा कि जब मैं ये स्क्वायर हटाऊंगा, तो ये 36 ही है वास्तव में अंदर। अब क्या करेंगे, जब स्क्वायर रूट अंडर रूट हटेगा तो फिर वापस बाहर है वो 6 आ जाएगा, लंबाई 6 आ गई। तो यहाँ पर हम जांच भी कर सकते हैं कि 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 36 100, और 10 का वर्ग 100। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर यहाँ पर हो गया है। तो इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखें और समकोण त्रिभुज क्या होता है उसको आप है वो पूरी तरह से मन में इसकी जो तस्वीर है, पिक्चर है, वो फीड कर लेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज के आधार पर ही आगे जो हमारी ये प्रश्नावली है इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे यही चलेंगे, इसमें हम आगे सारणी में बनाएंगे, अलग अलग कोणों के मान भी ज्ञात करेंगे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कॉट, सेक, कोसेक क्या क्या होते हैं, इस एल और के का क्या रोल है। तो अभी मैं इसमें आपको अधिक जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा हम सरल से कठिन की ओर जाएंगे तो टॉपिक हमारे लिए वो आसान हो जाता है। आप इसका वीडियो का अच्छी तरह से अध्ययन कर लें और देख लें कि इसमें क्या समझने का प्रयास किया गया है। इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में ही जानकारी दी गई है कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, आधार, लंब। समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के अलग अलग नाम होते हैं। विशेष तौर से अच्छी तरह से अध्ययन करें, नोटबुक में नोट करें और मेरे साथ जुड़े रहें। त्रिकोणमिति आपकी है वो ट्रिग्नोमेट्री है, वो कोई मुश्किल नहीं रहेगी, बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। थोड़ा सा बस साथ देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अध्ययन करिए। इसमें हमें जो टॉपिक कठिन लगता है ना, हम उसको छोड़ देते हैं, हमें छोड़ना नहीं है। इसका भी कक्षा 10 में है वो महत्वपूर्ण रोल है, अच्छे अंक इसमें आ सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त। अगले टॉपिक में फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।